नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे उम्मीदों पर पानी परसे मन पहाड़ की परेशानी। जिस उद्देश्य के साथ यूपी से अलग करके पहाड़ी राज्य उत्तराखंड का गठन किया गया था, उन उम्मीदों को परसे मन ने धीरे धीरे चकनाचूर कर दिया है। राज्य गठन की मूल अवधारणा ही ये थी कि छोटी विधानसभा और प्रशासनिक इकाइयां होंगी तो तेजी से विकास होंगे। राज्य गठन के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी विधानसभाओं के गठन को देखकर भी लग रहा था कि दूर गांव में बैठे ग्रामीणों तक विकास की किरण पहुंचेगी, लेकिन जनसंख्या के आधार पर हुए परसीमन ने इन पहाड़ी राज्य के विकास पर ब्रेक लगा दिया है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से लगातार पलायन हो रहा है, इससे यहां पर जनसंख्या घटती जा रही है और ऐसे में विधानसभा और लोकसभा के सीटों का परिसीमन जनसंख्या के बजाय क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। ये बात उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए रितु खंडूरी ने यह भी कह दिया कि प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा में सीटों का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पर्वतीय क्षेत्रों में विधानसभा और लोकसभा की सीटें घट जाएंगी। इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। और वही विपक्षी पार्टियों का यह भी कहना है कि जब भी परिसीमन हो क्षेत्रफल के हिसाब से ही हो। इसके साथ ही सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े किए गए हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस पर कोई जल्दबाजी न करे, बल्कि सभी के विचारों को लेकर आगे बढ़े। आज इसी पर होगी चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ में होंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, पहाड़ी हिस्सों में लगातार हो रहे पलायन में जनसंख्या का घनत्व कम हो रहा है, जिसके चलते पहाड़ में विधानसभा की सीटें कम हो रही हैं। सीटें कम होने से विधानसभा में पहाड़ के मुद्दों की पैरवी कम हो जाएगी। राज्य में 1 लाख की आबादी पर विधानसभा सीटों का निर्धारण किया गया है। 9 पर्वतीय जिलों को 4353 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 40 विधानसभा सीटों व 4 मैदानी जिलों के 12,214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 30 सीटें हैं। जब 2002 में परिसीमन हुआ तो आबादी घटने की वजह से पहाड़ के 9 जिलों की विधानसभा सीटें 40 से घटकर 34, जबकि मैदान की 30 से बढ़कर 36 हो गई। वहीं 2011 की मतगणना में राज्य के पौड़ी, गढ़वाल व अल्मोड़ा जिले में बड़ी संख्या में पलायन होने की तस्वीरें उजागर हो चुकी हैं। पलायन आयोग भी पहाड़ से हो रहे पलायन को लेकर चिंताजनक तस्वीर पेश करती रिपोर्ट जारी कर चुका है। ऐसे में अब ये मुद्दा फिर गर्माता नजर आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि पहाड़ की विधानसभाएं क्षेत्रफल के लिहाज से काफी बड़ी होती हैं, जबकि मैदानी विधानसभा सीटें उसके मुकाबले बहुत छोटी होती हैं। ऐसे में आगामी परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी कहना है कि परिसीमन क्षेत्रफल के हिसाब से होना चाहिए। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर इसका हल निकलवाना चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि हम सभी को मिलकर इस बार ये सोचना चाहिए कि किस तरह से हम परिसीमन को क्षेत्रफल, पॉपुलेशन से ना करके क्षेत्रफल पर करें। एक और समस्या, मैं अभी लौट रही थी जब भराड़ीसैंण से, जखोली गांव में आपने सुना होगा एक बहन को बाघ ने मारा है और वो खेत में ही हुआ है। तो मैं वन मंत्री जी से भी मिलूंगी और हमें प्रयास करना चाहिए। आप लोगों ने देखा भी होगा, माननीय विधायक हमारे लैंसीडाउन के रावत साहब, उन्होंने इस पर एक चर्चा भी करी थी और बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। वो किन्हीं कारणों से और कारणों की वजह से बहुत आ नहीं पाई, लेकिन बहुत बढ़िया चर्चा हुई है। और मैं निवेदन भी करना चाहूँगी वन मंत्री से, पहाड़ को देखते हुए कुछ पॉलिसी में चेंजेस हमारे होने चाहिए। जो हमारा वन का एक्ट है, वैसे वो कह रहे हैं कि भारत सरकार में उन्होंने भेजा हुआ है कुछ बदलाव के लिए, कुछ चेंजेस के लिए, लेकिन इसको करना होगा क्योंकि अब खेत में भी अगर बहन नहीं जा पा रही है और वहाँ पर भी उसको खतरा है, तो ये हमारे लिए एक साइन है कि अब हमें जल्दी से जल्दी कुछ सोचना होगा, कुछ देखना होगा। विधानसभा लोकसभा में जो परिसीमन की बात है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी का जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि ये क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि पहले सर्वदलीय बैठक इसमें आयोजित होनी चाहिए
सारे दलों की राय लेनी चाहिए। जो हमारे उत्तराखंड आंदोलन जिन लोगों ने बनाया है, जिन्होंने संघर्ष किया है, जो लोग इसमें सम्मिलित रहे हैं, सभी पक्षों की और सभी दलों से राय मशवरा करना चाहिए, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण करवाया था कि पहाड़ों का विकास हो, डेवलपमेंट हो, यहाँ से पलायन रुके, लोगों को रोजगार मिले, ये सारे मुद्दे पहाड़ के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा के अंदर उठते हैं। अगर मुद्दे प्रमुखता के साथ उठेंगे तो निश्चित तौर से प्रदेश का विकास भी होगा और यहाँ से पलायन भी रुकेगा। और वहीं दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी नेता व भाजपा विधायक विनोद चमोली ने पहाड़ और मैदान के लिए अलग अलग मानक बनाए जाने पर जोर दिया। राज्य आंदोलन से बना उत्तराखंड क्रांति दल का कहना है कि जब भी परिसीमन हो क्षेत्रफल के हिसाब से हो, जिससे पहाड़ का विकास हो सके। हम सरकार का सहयोग करेंगे। यूकेडी का ये भी मानना है कि पिछले दिनों विधानसभा सत्र में हुए बवाल को दबाने के लिए ये बात की जा रही है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में है, नॉर्थ इंडिया में, तो हमारे मानक पहाड़ों के लिए अलग होने चाहिए। जनसंख्या भी आधारित हो तो भौगोलिक स्थिति भी आधारित हो। तो इसके लिए हमको आगे बढ़ना चाहिए और हमारा प्रयास होगा कि विधानसभा के माध्यम से एक संकल्प केंद्र को जाए, उत्तराखंड को भी अन्य जो नॉर्थ स्टेट्स हैं उनके तरह ही जनसंख्या के मानकों में छूट मिले और भौगोलिक स्थिति को उसमें इंक्लूड किया जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि पहाड़ों की विधानसभाएं कम ना हो और शहर में तो बढ़े, उसमें कोई किसी का आपत्ति नहीं है, लेकिन पहाड़ की विधानसभाओं को कम होने से बचाने का हमको प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल हमेशा इस बात से मुखर रहा है कि जब भी परिसीमन हो, जब भी विधानसभा की सीटें निर्धारित हो, वो केवल और केवल क्षेत्रफल के आधार पर होनी चाहिए। क्योंकि जो भौगोलिक एरिया है, जो भौगोलिक हमारा जो क्षेत्र है उत्तराखंड, उसमें जनसंख्या के आधार पर परिसीमन होना बिल्कुल ही गलत है। अब जहाँ तक विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उनका साधुवाद करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक तरफ मेरे मन में ये प्रश्न आता है कि हो न हो कहीं जो अभी कुछ दिन पहले विधानसभा में हुए हंगामा को दबा ले, कहीं विधानसभा अध्यक्ष ने इस पे एक लॉलीपॉप तो नहीं लगा दी। अगर उन्होंने सत्य में ये किया यार, इस पर वो कार्रवाई करेंगे तो हम उनका हमेशा स्वागत करेंगे और इस निर्णय का उत्तराखंड क्रांति दल पूरा उनको ये सहयोग करेगा। परिसीमन हमेशा क्षेत्रफल के आधार पर ही होना चाहिए। अब तक केंद्रीय राजनीतिक दलों का विजन मैदान की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, वहीं जो क्षेत्रीय दल होता है उसके पास स्थानीय मुद्दों की अच्छी परख रहती है। लेकिन हिमालयी राज्य उत्तराखंड की अवधारणा कहीं न कहीं अब मैदानी इलाकों में सिमट रही है। अब देखना होगा लंबे समय से क्षेत्रफल के हिसाब से परिसीमन की मांग धरातल पर आ पाती है। सरकार पहाड़ से पलायन रोकने में कितनी सफल होती है, आने वाला समय बताएगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो परिसीमन पर लगातार बवाल मचा हुआ है और विपक्षी लगातार सत्ता पक्ष पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में बिना समझे कोई भी बड़ा कदम ना उठाया जाए। और देखिए, एक उद्देश्य था कि यूपी के अलग होने के बाद उत्तराखंड का एक अलग रूप से विकास होगा, पहाड़ी राज्य का इसी उद्देश्य के साथ में गठन किया गया था। लेकिन उन उम्मीदों को परिसीमन ने धीरे धीरे चकनाचूर कर दिया है। राज्य गठन की मूल अवधारणा ही ये थी कि छोटी विधानसभा और प्रशासनिक इकाइयां होंगी तो तेजी से विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गठन के बाद पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी विधानसभाओं के गठन को लेकर भी लग रहा था कि दूर गांव में बैठे ग्रामीणों तक विकास की किरण जरूर पहुंचेगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। लोगों को कोई राहत नहीं मिली और जनसंख्या के आधार पर हुए परिसीमन ने इन पहाड़ी राज्य के विकास पर ब्रेक लगा दिया। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों से लगातार पलायन हो रहा है, लोग दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। इससे यहाँ पर जनसंख्या घटती जा रही है और ऐसे में विधानसभा और लोकसभा की सीटों का परिसीमन जनसंख्या के बजाय क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। रितु खंडूरी ने तो ये भी कह दिया है कि प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा में सीटों का परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पर्वतीय क्षेत्रों में विधानसभा और लोकसभा की सीटें घटने की भी बात उनकी ओर से कह दी गई है और विकास कार्य इससे प्रभावित होंगे। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जब भी परिसीमन हो तो क्षेत्रफल के हिसाब से हो। इसके साथ ही सरकार की मंशा पर कई सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं।
और इस पर कोई जल्दबाजी ना की जाए, सभी के विचारों को लेकर आगे बढ़ा जाए, यही विपक्ष का कहना है। लेकिन विपक्ष के चेतावनी क्या सरकार चेतेगी और क्या सरकार इस पूरे मुद्दे का ठीक हल निकाल पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। परिसीमन से पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। तो जल्दबाजी में सरकार कोई भी कदम ना उठाए, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा में लौटेंगे, उससे पहले पुस्तक मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री धामी क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। भारत माता की। साहित्य गौरव सम्मान भाषा संस्थान द्वारा आयोजित यहाँ पर पुस्तक मेले के शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे भाषा, वन, तकनीकी शिक्षा, अनेक विभागों के मंत्री के नाते जो राज्य को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाले कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी, इस विधानसभा क्षेत्र के जो जहां पर ये हमारा सभागार है, यहाँ विधायक और अनेक अनेक कार्यक्रमों में जिनकी अध्यक्षता रहती है, हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, निदेशक उत्तराखंड भाषा संस्थान श्रीमती स्वाति भदौरिया जी, पूर्व कुलपति और वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर सुधारानी पांडे जी, एवं आज इस सभागार में उपस्थित सभी हमारे गणमान्य साहित्यकार, साहित्य प्रेमी, विभिन्न विभिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सभी विद्वजन, उपस्थित भाइयों बहनों, हमारे कुछ छात्र छात्राएं भी हैं, हमारे सभी मित्र, सबसे पहले तो आप सभी का आज इस अवसर पर जहां उत्तराखंड से गौरव सम्मान जो हम सब हाथों से आज यहाँ पर संपन्न हुआ, आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, मैं आप सभी का अपने हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आप सभी महानुभावों एवं साहित्य रसिकों के समूह उपस्थित होकर मुझे अत्यंत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि मुझे आप जैसे महान साहित्यकारों को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ और सच में जैसा आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने कहा कि आप सब अपनी लेखनी से समाज को दिशा देने का काम करते हैं और आप सबको सम्मानित करते हुए ऐसा नहीं लग रहा था कि आपको ही सम्मानित कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि हम सब भी सम्मानित हो रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह हमारी साहित्यिक परंपरा, रचनात्मक चेतना और शब्द साधकों के प्रति गहरी श्रद्धा का प्रतीक है। ये मंच उन सभी महान विभूतियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज को न केवल एक दिशा देने का काम किया है, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति को भी नई पहचान दी है। ये हम सबके लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि हम आज इस साहित्योत्सव के अंतर्गत उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान
उत्तराखंड साहित्य भूषण से एक ऐसी विभूति को सम्मानित कर रहे हैं जिनकी लेखनी से साहित्य जगत का प्रत्येक साहित्य प्रेमी परिचित है। सुभाष पंत जी ने न केवल उत्तराखंड बल्कि समूचे हिंदी साहित्य के लिए प्रेरणा के वो स्रोत रहे हैं। मैं इस अवसर पर आज उनको अपनी ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की ओर से, पूरे प्रदेश की जनता की ओर से उनको बहुत बधाई देता हूँ, हृदय दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर उन सभी साहित्य साधकों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो अपनी सृजनशीलता के माध्यम से उत्तराखंड की सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध करने के साथ साथ नई पीढ़ी को भी उसको सौंपने का काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनको पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपने का काम महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि हमेशा से ये रचनात्मकता की भूमि रही है, योग की भूमि रही है, ज्ञान की भूमि रही है और संस्कृति का एक अद्भुत केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने हर युग में। तो देहरादून से पुस्तक मेले कार्यक्रम से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। अब देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं अपनी चर्चा की ओर। खास मेहमान हमारे से बने हुए हैं लक्ष्मी अग्रवाल, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर, राजीव चौधरी हमारे साथ में हैं, राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी की ओर से, और देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। सभी में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत लक्ष्मी जी के साथ में कर लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर क्या परिसीमन होगा मैम, क्योंकि परिसीमन को लेकर बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। देखिए काजोल जी, एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय भी मैं समझती हूँ परिसीमन, क्योंकि ये जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, जो इसकी मांग थी वो पहाड़ के विकास और उसकी जो पहचान के लिए हुई थी कि पहाड़ छोटा राज्य हो, छोटा राज्य होगा, यहाँ पे विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ मतलब तीव्र गति से विकास होगा। तो उसके लिए इसकी वो हुई थी कि पहाड़ की जो जवानी है और पहाड़ का पानी वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से 2002 में जब परिसीमन हुआ तो ये उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक पहलू है कि जहाँ पूरे देश में परिसीमन गठन का आयोग नहीं हुआ था, वहां पे जो है उत्तराखंड राज्य में जो है वो परिसीमन वो हो गया था। तो कहीं ना कहीं देखिए पहाड़ की ये आप भी मानेंगे और हम सब मानते हैं कि पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग है और मैदानी जो क्षेत्र है उसकी परिस्थिति जो है वो बिल्कुल अलग, परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। जब 2002 में जब परिसीमन हुआ और उसके बाद जब 2008 में जब लागू हुआ था, जो 2007 का जो परिसीमन था, उसमें जब जनगणना हुई 2012 में, तो वो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है परिसीमन हुआ था। तो 2001 की जनगणना से जब परिसीमन हुआ था तो उसमें भी 40 सीटें पहाड़ को और 30 सीटें मैदानी जिलों को दी गई थी। और आप ये देखिए कि उसके बावजूद, इतनी रियायत देने के बावजूद भी पहाड़ में नेतृत्व जो है वो घट रहा था। और 2012 में ये हुआ कि पहाड़ की जो 6 सीटें कम हो गई और मैदान की जो 6 सीटें बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं पहाड़ के जो कई विधानसभा ऐसी हैं जो जिनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और मैदानी जिलों की भी कई सीटें ऐसी हैं जहां जनसंख्या का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये मैंने कहा ना कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण ये मुद्दा है, बहुत ही चुनौतीपूर्ण, एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि जो पहाड़ की विधानसभाएं घट रही हैं ये निश्चित रूप से एक बहुत जिसे कह लीजिए कि एक प्रश्न चिन्ह है कि क्योंकि जो पहाड़ का विकास है वो कहीं ना कहीं घटना नहीं चाहिए। पहाड़ की जो विधानसभाएं वो घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि पहाड़ का जितना प्रतिनिधित्व होगा, पहाड़ की जितनी भागीदारी, उतनी मजबूत तरीके से पहाड़ की समस्याएं, पहाड़ की मुद्दों को उठा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब परिसीमन होगा तो इसमें बहुत सारी चीजें देखने वाली होंगी। वो प्लेन मैदान और पहाड़ की जिलों का किस तरह से समन्वय, विधानसभाओं का किस तरह से समन्वय बने। और निश्चित रूप से देखिए माननीय धामी जी इस चीज को बार बार कह भी रहे हैं, चाहे वो रिवर्स प्लान की बात कर रहे हो, चाहे वो प्रवासी जो सम्मेलन है उससे बार बार ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के वासी वो अपने गांव की ओर लौटे, वो वहां पे रोजगार स्थापित करें। और ये सम्मेलन के माध्यम से उन्होंने कहा भी है। और जो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो सरकार है उनका ये ध्येय भी है, क्योंकि पहाड़ के कितने गांव ऐसे हैं जहां जनसंख्या की दृष्टि से बहुत कम आबादी है, जहां की आबादी बहुत कम है, लेकिन फिर भी धामी सरकार वहां पे पूरे जो, चाहे वो हर घर जल की बात हो,
चाहे वहाँ पे रोजगार मुहैया कराने की बात हो, चाहे पे और मूलभूत सुविधाएं देने की बात हो, तो निश्चित रूप से उनको बराबर का ध्यान दिया जा रहा है। और ये हमारा प्रयास भी है कि उत्तराखंड में पहाड़ों का विकास बहुत समुचित तरीके से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे पहाड़ खाली और हमारे मैदान भरे, क्योंकि देखिए पहाड़ी राज्य की संकल्पना इसी आधार पे हुई थी। और निश्चित रूप से जब पहाड़ में बढ़ेंगे, पहाड़ की विधानसभाएं बढ़ेंगी, पहाड़ के जो लोगों का विकास होगा, तो निश्चित रूप से ये उत्तराखंड विकसित और विकसित होगा। जी चलिए, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में राजीव चौधरी जी हैं, जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। राजीव जी, परिसीमन को लेकर ऋतु खंडूरी ने सुझाव दिया है, लेकिन विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे हैं। क्या चाहते हैं कि किस तरीके से परिसीमन किया जाए ताकि कम से कम जो विकास है पहाड़ी क्षेत्रों का वो न रुकने पाए, उस पर असर न पड़े? मैम, बहुत अच्छा विषय है ये, और इस पर लगातार जब से उत्तराखंड बना है तब से इस पर चर्चा हो रही है। और इस पर ही चर्चा नहीं हो रही है, योजनाएं किस तरीके से उत्तराखंड में लागू हो रही है उन पर भी चर्चाएं हो रही हैं। एक बड़े लंबे आंदोलन के बाद उत्तराखंड प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें कई चीजों पर सोचना होगा। जो हम परिसीमन करते हैं चुनाव के लिए, वो जनप्रतिनिधि के लिए करते हैं, जहां जनता होगी, जनता का प्रतिनिधि, ना कि वो क्षेत्र प्रतिनिधि या भू प्रतिनिधि के रूप में होता है। तो जो संविधान ने हमें सुविधा दी वो ये दी है कि जनसंख्या के आधार पर ही परिसीमन होता है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर होता है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकारें, हमारी भी सरकारें रही हैं, भाजपा की भी सरकार रही हैं, हमने सबने बयानों में तो सबने बहुत बोला है कि हम लोग पलायन रोकेंगे, लेकिन जिस तरीके से पहाड़ का व्यक्ति नीचे उतर रहा है अपने रोजगार की तलाश में, इस पे बड़ा विचार करने वाली बात। आज आप हरिद्वार जनपद को ही लीजिए, मैं हरिद्वार जनपद का रहने वाला हूं। हरिद्वार जनपद में लगभग, हरिद्वार लोकसभा में अब 5 लाख जो पर्वतीय मूल के लोग हैं जो यहाँ वोटर हैं, और धीरे धीरे पहाड़ से उतर के लोग हरिद्वार में, देहरादून में, ऋषिकेश में अपना स्थान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो अब जब लोग यहीं आ जाएंगे तो उनका प्रतिनिधित्व तो यहीं से होगा। आज उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के अंदर 11 विधानसभाओं में से एक विधानसभा में हमारे पर्वतीय मूल की विधायक हैं। हरिद्वार ग्रामीण में 6 ब्लॉक हैं, 6 ब्लॉक में से एक ब्लॉक बहादुराबाद में पर्वतीय मूल की हमारी ब्लॉक प्रमुख हैं। और 2009 के बाद से लगातार 4 बार हमने हरिद्वार में 15 लाख वोट होने के बावजूद भी हमने पर्वतीय मूल के व्यक्ति को यहाँ सांसद चुनने का काम किया, चाहे हरीश रावत जी रहे हो, चाहे निशंक जी रहे हो, चाहे अब त्रिवेंद्र रावत जी रहे हो। तो ये कहना कि अगर यहाँ मैदान में ज्यादा सीटें हो जाएंगी तो पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, ये गलत बात है। और आप देखिए 5 लोकसभा होने के बावजूद आप 50% की आबादी मैदान मूल की है। चाहे कांग्रेस, मैं अपनी पार्टी को भी कटघरे में खड़ा करता हूं इस मामले में, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों पार्टियों में से 5 में से एक भी किसी मैदानी व्यक्ति को लोकसभा का टिकट नहीं दिया जाता है। हरिद्वार हो चाहे उधम सिंह नगर हो, इनमें तो कम से कम दिया जाना चाहिए था। जब हम सब लोग बड़ा दिल करके, मैदान का व्यक्ति बड़ा दिल करके इनका नेतृत्व तो स्वीकार कर रहा है, इनको वोट देने का, जिताने का काम कर रहा है, और जब ये परिसीमन की बात आती है, रितु खंडूरी जी की तरह, जिस तरह से जब पहाड़ के व्यक्ति नेता इस तरह का सवाल उठाते हैं, तो हमें दुख होता है कि हम उत्तराखंड में इतनी मेहनत लगन से उत्तराखंड को मजबूत करने में लगे हैं। और जब नेतृत्व की बात आती है, हाँ ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड का निर्माण ही पहाड़ के लिए योजनाएं बनाने से हुआ था। योजनाएं विधायक नहीं बनाएंगे, योजनाएं सरकार की सोच बनाएंगी। उत्तराखंड जब से बना है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पर्वतीय मूल के ही व्यक्ति हैं। उत्तराखंड में आज जितनी सरकार है इसमें सारे कैबिनेट मंत्री पर्वतीय मूल के हैं। तो इन लोगों की सोच ही नहीं है कि ये काम ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये वहां चाहे, सबसे पहला काम है जब पलायन रुकेगा, पहाड़ पे पहाड़ का व्यक्ति रुकेगा, तो वहां जनसंख्या का तालमेल बराबर होगा, तो ऑटोमेटिक सीट घटेंगी नहीं। जब वहां से व्यक्ति उतर के चले आएंगे तो सीट घटेंगी। मेरा निवेदन ये है, चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो संविधान ने हमें सुविधा दी है, संविधान ने जो कहा है जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं, तो उसका काम है वो जनसंख्या के आधार पर चुना जाता है, ना कि क्षेत्रफल के आधार पर। तो रितु खंडूरी ने जो है वो उन्होंने जो उनका वक्तव्य है, वो वक्तव्य उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इस समय ठीक नहीं। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में हैं देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, प्रदीप कुकरेती जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं। पहले प्रदीप जी का रुख कर लेते हैं, फिर देवचंद जी के पास में लौटेंगे। प्रदीप जी, राज्य आंदोलनकारियों ने बड़ी मेहनत की इस राज्य के बनने में। गठन भी कुछ सोच समझ कर किया गया था, खासतौर पर विकास का ध्यान रखने के लिए किया गया था, लेकिन वो चीज होती हुई नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों? गरिमा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, और ये अभी नहीं, पहले भी आपके चैनल के माध्यम से उठाया गया। मैं आपको पीछे ले जाऊं इतिहास में, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने, भले ही आज ये आपको बोल रहे हैं, उत्तराखंड आज अगर
पूरे पहाड़ के अपेक्ष में अगर कहना चाह रहा हूँ तो हमारी जो हमारी विधानसभाएं हैं उसमें 5 में हमों ने इतना बड़ा जन सैलाब, उसमें हम सड़कों पे लगातार हम मीटिंग बैठक करके, और 2005 में जो हमने एक बड़ा जन सैलाब निकाला है, जो टेक्निकल लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो कार्य जो लोग थे में काम कर रहे थे, चाहे उसमें पांगती जी हो और कई बहुत सारे लोग हैं, वो टेक्निकली उत्तर दिशा में काम कर रहे थे। और सामाजिक रूप से जिस प्रकार से सरकार दबाव बनाया जाता है के लिए हमने सड़कों पर रेकमेंड किया 2005 में, वो जन सैलाब था। और वो टेक्निकली जैसे मैं बता रहा हूँ, दोनों को समावेश ये हुआ तो हम 5 से 7 सीट बचाने में कामयाब रहे। दूसरी बात, जब राज्य था तो राज्य बनने हमारी सरकार, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, उनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि हमारा गठन ही जब नवंबर 2000 में हुआ है तो हमको और राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में परिसीमन से दूर रखा जाना चाहिए था। उत्तराखंड की मैं बात करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, तो वो नहीं किया गया। लेकिन आज अगर हम लोग जनसंख्या के, क्योंकि निश्चित रूप से आबादी का घनत्व तो तराई के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, और जब आबादी का घनत्व बढ़ता रहेगा उसमें सांस लेने में दिक्कत होगी, पानी की दिक्कत होगी, रोजगार की दिक्कत होगी, सारी चीजें आएंगी। अब अगर इसको राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में देखें, हमें सीमांत प्रदेश के लोग, अगर सीमांत प्रदेश के लोग जो है वो जिले खाली हो जाएंगे तो चाइना जो है हमारा कहीं भी तक घुस जाएगा। नेपाल के माध्यम से, नेपाल एक ऐसा स्टेट है जहां से सबके लिए, जैसे होता है ना कि परेड ग्राउंड में कोई भी जा सकता है, वो नेपाल की जो सीमा है वो परेड ग्राउंड का काम करती है। चाइना में तो फिर भी चेक बैलेंस है, वहां वो व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करेगा। हमारा दुर्भाग्य यह है कि पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में जो 9 जिले हैं जिनको उद्देश्यों को लेकर इस राज्य का गठन किया गया था कि भाई 9.5-10 जिलों का गठन होना है, लेकिन अब राजनीतिक रूप से सब कुछ उन्होंने जो भी समावेश किया होगा आडवाणी जी ने, उन्होंने जो तमाम जो सीमांत जो जिले जोड़े और 13 जिलों का प्रदेश बना। पहली बात यह कि 13 जिलों के अंदर कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम 25 सालों के अंदर हम 13 से 23 जिलों की तरफ नहीं बढ़ पाए, 20 जिलों की तरफ नहीं बढ़ पाए। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। वैसे तो हम जो है जमीन को बचाने, क्योंकि वहां पैसा मिलना है, तो वहां नगर पंचायत से नगर निगम घुस रहे हैं ये, क्योंकि जमीनों में पैसा है, नेताओं का ब्यूरोक्रेसी का पैसा लगा हुआ है। और जब जो है सीमांत प्रदेश में राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं मानक बनाने की आवश्यकता है कि यहाँ का जो 1 करोड़ विधायक निधि है वो पहाड़ में 1 करोड़ कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है। वो जरा सा 200 मीटर खनन में, 500 मीटर खनन में ही रोड खोदते हुए पूरा हो जाएगा। यहाँ जो क्रेशर का काम हो रहा है वो वहां दूसरे तरीके से उसको किया जाता है। तो इसमें आज परिसीमन में इसमें सरकार को, क्योंकि इसमें नियम क्या है कि ये जनसंख्या के आधार पर होता है ये, लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो जो हिमालयी राज्य में है, सिक्किम में जो है, वहां परिसीमन वहां के प्रतिनिधियों ने नहीं होने दिया था उस बार, जो मैं 2005-7 की बात करना चाह रहा हूं। लेकिन यहाँ पे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में इस बात को देखा जाना चाहिए। और दूसरा, जब हर आदमी देहरादून, ऋषिकेश, हल्द्वानी उतर जाएगा तो उन जिलों का क्या महत्व रहेगा? वहां जानवर नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे? हम पलायन आयोग की बात कर रहे हैं, पलायन गठन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल चाहिए। अभी बजट जैसे निकाला था सरकार ने, क्या उसमें छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने की बात करी? रामदेव ने जहां तक भाला फेंक सके वहां तक जमीन ले ली यमकेश्वर में, लेकिन भाई उन्होंने वहां प्रैक्टिकली वहां क्यों नहीं ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो? ऐसे ही हमारे, मैं कह रहा हूं ना कि कई चीजें ऐसी हैं, उसको चेक बैलेंस करने की आवश्यकता है। इस बात का मैं खंडूरी मैडम का स्वागत करता हूं कि उन्होंने वहां की बात है कि वाकई में क्षेत्रफल के आधार पर अगर होगा उससे क्या फायदा होगा कि राजनीतिक रूप से हर आदमी को प्रतिनिधित्व मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में यूकेडी के प्रवक्ता जुड़े हुए देवचंद उत्तराखंडी जी, केंद्रीय प्रवक्ता हैं, स्वागत आपका भी सर। अभी साथ सेमवाल जी भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से। पहले देवचंद जी का रुख करेंगे, फिर सेमवाल साहब के पास में। देवचंद जी, उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात करें तो ये भी आंदोलनकारी ही कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना तो कभी पूर्ण रूप से सत्ता में आने का मौका मिला, लेकिन सर जो दल सत्ता में आए इनकी ओर से बड़े विकास की बात कही गई, लेकिन अब परिसीमन के नाम पर जो पहाड़ी क्षेत्रों के साथ में धोखा हो रहा है वो भला कैसे पूरा किया जा सकेगा? उससे कैसे बचेंगे? क्योंकि लोग परेशान हैं। जिस मंशा के साथ में प्रदेश का गठन हुआ था वो मंशा ही पूरी तरीके से फेल होती हुई नजर आ रही है, कहीं दिखाई नहीं दे रही वो। गरिमा जी, सबसे पहले तो आपका ये जो आज का विषय है बहुत ही सुंदर विषय है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो साथी प्रदीप कुकरेती जी ने जो बोल दिया, मेरी पीड़ा उनसे कोई भी अलग नहीं, एक भी शब्द मेरे उनसे अलग नहीं। उन्होंने जो कह दिया वो बिल्कुल एक चीज सत्य है। लेकिन हमारा ये हमेशा सुझाव रहा है कि हम सुझाव दें सरकार को, लेकिन ये पहली बार जब बजट सत्र में जो हंगामा हुआ उसमें जिस प्रकार से लोगों का जो है रितु खंडड़ी के ऊपर उबाल था,
आज उनके वक्तव्य सुनकर के मैं स्वयं साधुवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने ये बात की कि जो परिसीमन है वो जनसंख्या के आधार पर नहीं बल्कि वो क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो कह रहे थे, चौधरी जी कह रहे थे, हालांकि उन्होंने इसमें मैदानी और पहाड़ का जो थोड़ा भेदभाव किया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं, उनकी बात ठीक है कि भाई विधायकों की संख्या यहाँ बढ़ेंगे तो वहां का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वहां पर ऐसा है कि अगर मैं श्रीनगर और पौड़ी और रुद्रप्रयाग के विधायकों की बात करूं तो ये जो 5 साल का उनका कार्यकाल है वो 5 साल में अपने पूरे क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। अगर वो नहीं जाएंगे तो समस्या कहां से सुनेंगे? अगर समस्या नहीं सुनेंगे तो वो वहां का विकास कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए एक छोटा सा मापदंड कर सकते हैं कि जो पलायन आयोग हम बना रहे हैं कि उनको रोकथाम करेगा, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो रोकथाम कर रहा। वो पलायन आयोग पलायन ही करा रहा है, नीचे आ जाओ बोल करके बात कर रहा है। क्योंकि जहां अभी बात कर रहे थे हमारे कुकरेती जी कि जहां नगर पंचायत होना चाहिए था देहरादून या जहां कहीं होना था जब, तो वो आज महानगर होते जा रहे हैं, लोग नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो कारण ये पता चलना चाहिए कि क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि स्वास्थ्य के नाम पर वहां पर 0 है, शिक्षा के नाम पर 0 है, रोजगार के नाम पर 0 है। तो ये एक सर्कल है, हमने बार बार बोला है कि एक ये सर्कल है। आप वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार शुरू कर दो तो जनता वापस की तरफ जाने लगेगी। अभी कुकरेती जी बिल्कुल इस बात से कर रहे थे, वो आगे भविष्य की बात सोच रहे हैं। यहाँ सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, दिल्ली के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे लोग क्यों ना पहाड़ों में जाएंगे। लेकिन पहाड़ों में इस कदर अभी हो गया है कि अगर किसी खेत को 6 महीने छोड़ दो तो बर्बाद हो जाता है। तो उसका सरकार को ये देखना चाहिए कि सबसे पहले ऐसे उपायों को करे जिससे लोग उन्हें अपने गांव की ओर की तरफ कार्रवाई करें। उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि हम जहां स्कूलिंग है एक ऐसा स्कूल की व्यवस्था करें जो देहरादून में मिल रही है, ऐसी स्कूलिंग की व्यवस्था करें जो हरिद्वार में मिल रही है, ऐसा स्कूलिंग हमारे पहाड़ों में हो। उसी बार जो स्वास्थ्य है, आज भी हमारे बीजेपी की सरकार बड़े दावा करती है कि पहाड़ों में हमने ये कर दिया। तो गरिमा जी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि अभी भी डंडी पे आना पड़ता है, सड़क भी सही नहीं है। अरे डंडी पर भी लाते हैं तो सड़क तो सही होती। तो कहने का मतलब उदासीन है ये पहाड़ हमारा। जिस राज्यों को लेकर के हमारे जो कुकरेती जी जैसे लोगों ने और अन्य जो 42 साबित हुए हैं उन लोगों ने और अन्य लोगों ने जो राज्य मांग की थी वो नहीं हो रहा है। उसके ऊपर आज भी एक लकीर पहाड़ और प्लेन की बात आ गई है। हम तो यह करते हैं कि नारसन से लेकर नीतीमाणा और वहां चक्रोता से लेकर पिथौरागढ़, हम जहां हमारा उत्तराखंड है वो सारा उत्तराखंडी है। हमने कभी ये भेदभाव की बात नहीं करी। पर जहां आप परिसीमन की बात कर रहे हैं, अभी आपके आंकड़े बता रहे हैं कि जहां पहले 40-30 था वो 34-36 हो गया। और कभी अब ऐसा ना हो कि उल्टा हो जाए कि जो अब प्लेन्स में 40 और पहाड़ में 30 रह जाए। तो हमारा तो ये, हम तो इसका फिर से स्वागत करते हैं कि हमारा जो विधानसभा की अध्यक्षा जो माननीय ऋतु खंडूड़ी जी अगर ये बात बोल रही हैं तो ये जुमला की तरह न फेंके और इस पर काम करें। मैं अपनी बहन अग्रवाल से भी निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पर हमको ये आश्वासन दे रहे हैं या वादा कर रहे हैं कि सिर्फ भाषण दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि आप जरूर पहाड़ को और प्लेन्स को न बोलकर एक उत्तराखंड के परिवेश में बात करें और उसी हिसाब से परिसीमन में पहाड़ में उसकी वरीयता दें। देवचंद जी, मैदान का आदमी तो पूरा सपोर्ट कर रहा है, आपके लोगों को जिता के भेज रहा है मैदानी सीटों पे से, फिर क्यों दिक्कत हो रही है? राजीव जी आते हैं आपके पास में। पहले सेमवाल साहब को जोड़ लें। सेमवाल साहब अभी भी हमारे साथ में चर्चा में जुड़े हुए। बहुत स्वागत सर आपका। सेमवाल जी, जल्दबाजी में क्या सरकार है कोई फैसला जल्दबाजी में लेने की तैयारी कर रही है? ऋतु खंडूड़ी की ओर से जो बयान सामने आया, विपक्ष लगातार कह रहा है कि सोच समझकर सबकी राय लेकर परिसीमन को लेकर कोई भी फैसला हो, ताकि जो पहाड़ी राज्य हैं, पहले ही पहाड़ी राज्यों को लेकर हमने देखा पिछले कुछ वक्त में काफी चर्चा हो गई, माफ कीजिएगा, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उत्तराखंड के उनको लेकर बहुत कुछ कहा गया और उसके बाद अब उनके विकास को लेकर भी जब चर्चा हो रही है, तब क्या सरकार ध्यान रखेगी इस चीज को कि विकास वहां पर भी उतना ही जरूरी जितना मैदानी इलाकों में? देखिए, ऐसा है कि ऋतु खंडूड़ी जी बीजेपी में और उनका ये जो बयान है ये सोचा समझा बयान है। उन पर एंटी पहाड़ी होने का जो ठप्पा लग रहा है उसको धोने का उनका प्रयास है। ये मैं आपको फैक्ट है, मेरे पास बहुत सारे फैक्ट हैं इसलिए बता रहा हूँ आपको। एक तो परिसीमन होने नहीं जा रहा अभी, हुआ नहीं, बच्चा उसके बाद ये चर्चा यूं ही छेड़ी गई। कोई परिसीमन नहीं होने जा रहा है। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि परिसीमन कब होता है, पहले जनगणना होती है। जनगणना होगी
पिछला सेंसस कब आया था? 2011 में। अब नई जनगणना आएगी 2011 के बाद, ठीक है। जब जनगणना होगी, हाँ। जनगणना का नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, जनगणना बाकायदा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कितने कितने हैं, फिर कांग्रेस के बारे में भी सोचा जाएगा कि जातिवाद के आधार पे होगी, किस बात के आधार पे होगी, धर्म के आधार पे होगी, सब होगा। ये पूरा ड्रामा चलेगा 2-3 साल। 2-3 साल जब ये ड्रामा चलेगा, फिर जाकर के आंकड़े दुरुस्त होंगे, फिर जाकर के वो सिस्टमेटिक वे में आएगा कि हाँ जी प्रकाशित हो जाएगी कि ये जनगणना इतनी हो गई है, ये जनसंख्या है, इसमें इतने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, इतने दलित हैं, इतने शेड्यूल कास्ट हैं, इतने ट्राइब हैं, इतने अलाना है, इतने फलाना है। उसके बाद उस जनसंख्या के आधार पर फिर से परिसीमन की बात आएगी, फिर आपत्तियां मांगी जाएंगी, जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम होंगी, गोष्ठियां होंगी। 2032 से पहले ये कोई परिसीमन होने जा रहा है, सबसे पहले तो ये साफ है। अब क्योंकि रितु खंडूड़ी जी को अपने दामन पे धोना है, उन्होंने वहां पे डांटा उनको, लखपत जी को, बस सिर्फ उसी दाग को धोने की है। आप परिसीमन 27 से पहले होने नहीं जा रहा भैया, तो क्यों परिसीमन चिल्ला रहे हो? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, तो खंडूड़ी जी को बोलिएगा, उनके कोटद्वार के अधिशासी अभियंता है उसी विभाग के, उनका एक्सप्लेनेशन कॉल हो गया है देहरादून से कि तुमने वहां कोटद्वार में ये नहरें क्यों बनाई जब वहां कोई आदमी नहीं रहता, और तुमने ये बजट का मिसयूज कैसे कर दिया, गूल क्यों बनाई वहां पे। इसका वहां कोटद्वार की जनप्रतिनिधि के पास पे जवाब है? वो बोल पाएंगी कि जे कुछ भी हो, अगर 2 आदमी भी वहां रहते होंगे, 4 खेत भी होंगे, तो भी वहां गूल बनेगी, भले ही 4 करोड़ रुपए खर्च हो जाए, बोल सकती है रितु खंडूड़ी जी। और ये परिसीमन जो कह रहे हैं, सबसे पहले तो गांव पे बात करें ना। अगर गांव की आबादी 80 है, 80 लोग रहते हैं, 80 परिवार रहते हैं या 80 वोटर रहते हैं, तो 80 लोग आधार पर वहां गांव का बजट जारी होता है। अगर ये जो बात रही कि मैं अनुरोध करूंगी, किससे अनुरोध करोगे भाई? देहरादून में सत्र कराने को लेकर के तो आप मीडिया के माध्यम से अनुरोध करती हैं सीएम साहब से कि मैं मीडिया के माध्यम से सीएम साहब को कहूंगी कि यह सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में, क्योंकि सत्र की बारे में सीधा सीधा है, बजट स्पष्ट नियम है कि वो गैरसैंण में होगा। अगर आपको अनुरोध ही करना था, जैसे आप भी कर रही हैं, अनुरोध ही करना था तो सीएम साहब से डायरेक्ट मिल लेती। अच्छा, आपसे नहीं मिल रही थी, सीएम साहब से आपकी बन नहीं रही है, तो पार्टी फोरम पे बात कहती। आप भाजपा की लीडर हैं, सदस्यता अभियान में बढ़ चढ़कर आप हिस्सादारी करती है, मतदाता उसमें भी, तो आप बीजेपी के पार्टी फोरम में बोलती महेंद्र भट्ट जी के पास कि साहब मेरा ये अनुरोध है कि देहरादून में कराओ। मीडिया के मुकाबले ये लैंग्वेज है उनकी कि मैं मीडिया के माध्यम से सीएम साहब अनुरोध कराती हूँ। मीडिया की क्या जरूरत पड़ी आपको सीएम साहब से अनुरोध करने के लिए? और वही आप सोसेबाजी जो है आप परिसीमन के बारे में कर रही है कि मैं मीडिया के माध्यम से ही कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ। अरे कौन सी चिट्ठी है आपने, कौन सा पत्रांक दिनांक है आपकी चिट्ठी का, किससे अनुरोध किया आपने, बताया ना परिसीमन के बारे में? ऐसी हवा में इतना भी बेवकूफ समझ लिया कि की जनता को, हद है, ताज्जुब है। अपने आप को इतना पढ़ा लिखा नहीं समझना चाहिए कि दूसरों को दूसरे आपको बेवकूफ नजर आए। परिसीमन की अभी कोई बात नहीं, जनगणना की अभी कोई छू नहीं, पहले जनगणना कर लो, कांग्रेस के साथ ही राजनीति कर लो, खेल लो कि जी जातिवाद के आधार पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उस बारे में बात करो। उस बारे में ठीक बात है कि भाई 2011 से लेके नहीं होनी चाहिए, 21 में जनगणना होनी चाहिए थी, वो तो हुई नहीं, 11 साल बाद होती है जनगणना, तो करा नहीं पा रही, कराओगे आप। ठीक है सर, आप जवाब लेते हैं। बीजेपी हमारे साथ में लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी, परिसीमन जरूरत ही नहीं अभी चर्चा की, लेकिन एक टैग क्योंकि आपके ऊपर लगा, और बहुत अच्छी बात अभी निकल के सामने आई कि देखिए ये जो पहाड़ी क्षेत्रों वाली चर्चा है, ये परिसीमन से पहले भी हुई थी कुछ बयानों को लेकर आपके दल के नेताओं के, तो क्या उससे कवर अप करने के लिए ही चर्चा शुरू की गई है? जैसा कि सेमवाल साहब, ये काजल जी, हर व्यक्ति अपनी सोच के लिए स्वतंत्र है कि कहाँ पे बात, जो सवाल बनने जो आया वो खंडूड़ी जी ने रखा। और परिसीमन का पहाड़ और मैदान से अभी मैं चौधरी जी को सुन, कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि परिसीमन का जो तात्पर्य है वो सीधे सीधे कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए जो निर्वाचित क्षेत्र है उनकी सीमाओं का निर्धारण करना है। तो अब जैसे भी मैं को सुन रही थी कि उन्होंने उस पे लिखा, उनपे ऋतु खंडूड़ी कई लाइन से लगी कि उन्होंने अपने स्टाफ को सब प्लेन क्या रखा है, पहाड़ी नहीं है, लेकिन चूंकि कुछ चीजें जब सामने निकल के आती है तो उसका वो पटापेक्ष हो जाता है, तो ये कहीं ये सही नहीं है। और सब बातें जहां तक परिसीमन, कुमार जी ने तो मुद्दा ही कर दिया कि परिसीमन अभी होने नहीं जा रहा, तो परिसीमन तैयार क्यों रखी गई है? तो नहीं, डेट इसलिए रखी गई क्योंकि आप चर्चा है, उसका उद्देश्य, क्योंकि आपके बयान आ रहे हैं, पार्टी की सीनियर नेता एक सीनियर नेता का बयान आएगा तो हम बात करेंगे। परिसीमन यह है कि जनसंख्या
उसमें मैम नीतू खंडूड़ी जी को तो पूछो कि क्यों रखी डिबेट। उसमें यही ठीक है, है ठीक है, कि सिंपल सा जो बात है है। वो हर व्यक्ति को जो है वो पूरा प्रतिनिधित्व मिले, चाहे वो अनुसूचित वर्ग, चाहे वो अन्य वर्ग का हो, उसको प्रतिनिधित्व मिले जनता के आधार पे। तो परिसीमन का है भी यही आधार। तो ठीक। चीजें कहना ठीक है मैम, कांग्रेस पार्टी के नेता है, अब उनका रुख कर लेते हैं। मैम आपकी आवाज ठीक तरीके से पहुंच रही, माफ कीजिएगा। राजीव चौधरी जी का रुख करते हैं। राजीव जी, परिसीमन पर वाकई क्या कोई फैसला होने जा रहा है, यह सिर्फ चर्चा ही है? ये बड़ी अच्छी बात है कि भी फिलहाल कुछ मैसअप हुआ था। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से बयानबाजी हुई पहाड़ियों को लेकर, पहाड़ी क्षेत्रों को लेकर, क्या उसे कवर अप करने के लिए चर्चा शुरू हुई है? प्रसाद सेमवाल जी से सहमत, और अभी कोई परिसीमन नहीं होना। 2001 में जनगणना होनी, भारतीय जनता पार्टी उस समय सरकार में करा पाई। ये लोग जो हैं मुद्दे काटने में माहिर हैं। जो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि उन्हें रितु खंडूरी जी ने जो ये बयान दिया है अपनी इमेज को ठीक करने के लिए दिया, क्योंकि आज पूरे पहाड़ में उनका विरोध हो रहा है। जिस तरीके से उन्होंने लखपत बुटोला जी को एक मंत्री, भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री, जो पहले विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और अपने आप में एक बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं भाजपा के, उनकी जो मानसिकता सदन के अंदर एक गाली गलौज करना और एक क्षेत्र के समुदाय का नाम लेकर करना, ये जिसकी निंदा पूरे प्रदेश में, उसकी निंदा हम भी करते हैं। जो भी सामाजिक व्यक्ति होगा वो इस तरह की भाषा की निंदा करेगा, हम भी उनका विरोध करते हैं कि उन्हें इस तरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज भाजपा सरकार सबसे बड़ा ये है कि भाजपा जिस तरह से प्रेमचंद अग्रवाल जी भाषा का इस्तेमाल किया है पूरे उत्तराखंड में, उसके खिलाफ एक हो रहा है, और जो लोगों में रोष हुआ तो उसको उसके बाद जब बुटोले जी ने उस मुद्दों को सदन में उठाया, और उन्होंने बहुत अच्छी बात की थी लखपत जी ने कि हम यहाँ सदन के अंदर गालियां सुनने थोड़ी आते कि हमारे लोगों को गालियां दी जाएंगी। चाहिए था कि रितु खंडूरी हस्तक्षेप करके प्रेमचंद अग्रवाल जी से कहना चाहिए था कि आप पहाड़ के लोगों से माफी मांगे जो आपने शब्द इस्तेमाल किया। माफी मांगने के उन्होंने कांग्रेस के उन विधायक को जो क्षेत्र की बात उठा रहे थे उनको धमकाने का प्रयास किया। माफी मांगी गई थी, माफी मांगी गई। 1 मिनट का समय मुझे चाहिए जी। हाँ। तो उसके बाद जो रितु खंडूरी जी हैं, अपनी छवि को ठीक करने के लिए जो उनका विरोध पूरे पहाड़ में हुआ, उन्होंने ये बयान दिया है। और अभी तो ये है कि सूत न कपास और हम लट्ठम लट्ठा, अभी तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं अभी कई लोग भाजपा के लोग कहते हैं कि 27 में हम नई परिसीमन पे चुनाव कराएंगे, ये कराएंगे। हम भी ये बात कहते हैं भाई कैसे करा दोगे, हवा में थोड़ी हो जाएगा। इसके प्रक्रिया में कई साल लगते हैं। लेकिन जब परिसीमन की चर्चा हुई तो उस पर मैंने ये कहा कि पूरा उत्तराखंड को पहाड़ और मैदान में न देखे, पूरे एक उत्तराखंड के रूप में देखना चाहिए। और जिस तरीके से सरकारों को अगर पहाड़ की सही में चिंता है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार किस पार्टी की है, सरकारी चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्री हो, उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड का निर्माण जिस सोच के लिए हुआ है, उत्तराखंड के विकास के लिए हुआ, उसके लिए योजनाएं बने और जो क्रियान्वित हो। योजनाएं तो बनती हैं लेकिन क्रियान्वयन होता नहीं है। जिस तरीके से किस तरीके सरकार को चाहिए कि एक जनमत संग्रह करे, उस पूरे उत्तराखंड में इस बात को लेकर चर्चा की जाए कि पहाड़ पलायन रुके कैसे। पहले तो पहाड़ रोकना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर जब पहाड़ का पलायन ही नहीं होगा तो ये क्षेत्र बड़ा करना, छोटा करना, विधानसभाएं घटाना बढ़ाना, इनकी चर्चा ही नहीं होगी। जब वहां लोग होंगे तो क्षेत्र, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र जो परिसीमन की व्यवस्था है, जब क्षेत्र जनसंख्या के आधार पर होगा तो जब पहाड़ में जनसंख्या होगी तो ऑटोमेटिक वहां की सीटें बढ़ेंगी। तो सरकार को चाहिए कि किस तरीके से प्लान रुके, उस पर क्वेश्चन नीचे, उस पर ध्यान देना चाहिए। और भाजपा का क्या है कि भाजपा एक नया मुद्दा छोड़ देती है समाज में ताकि उनके पुराने क्रियाकलापों में ना हो। तो जो ठीक है सर, ध्यान भटकाने के लिए भी कुछ चीजें सामने आती हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद है कि देखिए अगर परिसीमन जब भी होता है कम से कम इन चीजों को तो ध्यान में रखा जाए जिनको लेकर राज्य का गठन हुआ था, राज्य के लोगों की चीजों को ध्यान में रखा जाए, और उसके बाद ही जो बात कही गई थी विपक्ष की ओर से, खासतौर पर कांग्रेस की ओर से, कि लोगों की राय ली जाए और सुझाव और सलाह के बाद ही कोई बड़ा फैसला उठाया जाए। उम्मीद सरकार उस चीज पर देगी। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो परिसीमन पर बवाल, पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखेगी सरकार। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।